अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर पूछी जाती है वो है इनका जर्नल मैकेनिज़्म, कि ये जर्नल मैकेनिज़्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्या होता है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम कंपाउंड is replaced by another, is replaced by another electrophile, another electrophile। इस किस्म के रिएक्शंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को किसी कंपाउंड से जो है वो रिप्लेस कर लेता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और सब्स्टिट्यूशन में चूंकि इनिशिएट ये इलेक्ट्रोफाइल करता है और सब्स्टिट्यूट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बहुत से होते हैं, बहुत से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलरली जिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो हमारा पहली कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये होता है कि किसी इलेक्ट्रोफाइल से हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोफाइल जो कि किसी भी सोर्स से हासिल किया जा सकता है, किसी भी रिएजेंट से उसको जनरेट किया जा सकता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड का जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको रिप्लेस कर लें, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है। किस में करता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स में करता है। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बहुत से टाइप्स हो सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के, मैं एक दो के नाम गिनवा देता हूँ, फिर आगे जाके उनकी डिटेल से हम बात करेंगे। मसलन हम इस तरह से कह सकते हैं, मैं एक जर्नल मैकेनिज्म, अगर सबसे पहले मैं ये कर लूँ कि एक जर्नल मैकेनिज्म लिख लूँ। जर्नल मैकेनिज्म ये होगा, जर्नल पाथवे या जर्नल पैटर्न ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा? जर्नल पैटर्न जो है वो इस तरह से हो सकता है, जर्नल पैटर्न ऑफ EASR। EASR stands for electrophilic aromatic substitution reaction, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी अपनी एब्रीवेशन है, मतलब आप जिस तरह से इसको एब्रीवेट करना चाहें। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर यह होता है कि आपके पास ये एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में सबको पता है कि इसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं। हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्डेड होता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, बिल्कुल सही है।
अच्छा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आता है। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? वो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी हाइड्रोजन एटम को, यहाँ पर मैं इस हाइड्रोजन को टारगेट कर लेता हूँ, किसी भी हाइड्रोजन एटम को, रिंग के किसी भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है और हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो हासिल होता है। तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से हासिल होगा। यहाँ पर अगेन वही बेंजीन रिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। बाकी जो है पांचों के पांचों वो हाइड्रोजन हमारे पास होंगे। ज़रूरी नहीं है कि पांचों के पांचों हो, शायद उसमें भी कोई रिप्लेस हुआ हो, लेकिन फिलहाल हम इस तरह कहते हैं कि यहाँ पर ये हो गया कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। ये जो E+ है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस इलेक्ट्रोफाइल को कंपाउंड से रिप्लेस कर लेता है, और कंपाउंड कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। लिहाजा इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आता है, इस एरोमेटिक कंपाउंड से एक और इलेक्ट्रोफाइल उसको रिप्लेस कर देता है। याद रहे कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस और उस इलेक्ट्रोफाइल में फ़र्क जो है वो इस चीज़ का है कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, या आप उसको कैसे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। और ये वाला जो है ये लीविंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, लीविंग या डिपार्चरिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर ये हो गया कि एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जो हाइड्रोजन आयन है उसको रिप्लेस कर लिया, खुद वहाँ पर कंपाउंड में शामिल हो गया है। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। लेकिन इन्वॉल्व क्या करता है? इन्वॉल्व जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को करता है, इस वजह से हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा, ये तो एक जर्नल पैटर्न हो गया इसका, कि जर्नल पैटर्न जो है। अब अगर हम बात करें कि जर्नल जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, वो क्या होता है? तो जर्नल मैकेनिज्म आपने अच्छी तरह से जो है उसको याद करना है, क्योंकि जर्नल मैकेनिज्म तकरीबन मतलब सब के लिए वो एक जैसा है, माँ सिवाय वो पहले जो स्टेप होता है उसका वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बाकी जितने भी स्टेप्स, दो स्टेप्स हैं उसके अलावा और रहते हैं, तो वो दो स्टेप्स जो हैं सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो एक जैसे हो सकते हैं। अच्छा, टाइप्स में अगर यहाँ पर करा दूँ कि कौन कौन से रिएक्शंस हम पढ़ेंगे इस हवाले से, तो वो हमारे पास हैं कि जो मुख्तलिफ टाइप्स हो सकते हैं, या जो 5 मुख्तलिफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, 5EASR हमारे पास कौन से हैं? पहला आप उसको कह सकते हैं कि हेलोजिनेशंस हैं, हेलोजिनेशंस। अब हेलोजिनेशन में क्या होता है? यहाँ पर आपके पास जो हेलोजन होता है इट गोज़ फॉर हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी हेलोजन एंटर हो जाता है हाइड्रोजन एटम एरोमेटिक कंपाउंड में, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है। दूसरा जो रिएक्शन होता है उसको हम नाइट्रेशन कह सकते हैं, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स उसको कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन फ्रॉम द एरोमेटिक कंपाउंड्स, और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं, नाइट्रो बेंजीन बन जाता है, नाइट्रोफिनोल निफ्तलीन बन जाता है, या मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, इसी तरह से एक और होता है उसको हम कहते हैं सल्फोनेशन कहते हैं। सल्फोनेशन में ये होता है कि सल्फोनिक ग्रुप जो होता है SO3H ग्रुप, it goes for hydrogen atom in aromatic compound or it substitutes hydrogen from the aromatic compounds, तो इसको हम सल्फोनेशन कहते हैं। एक और चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कहते हैं। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो हैं ये असल में दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में, इसको थोड़ा सा एब्रीवेट कर लूँ, FC अल्काइलेशन कर देता हूँ, FC अल्काइलेशन। अब FC अल्काइलेशन में ये होता है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन फ्रॉम द एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन फ्रॉम द एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो दूसरा नंबर होता है उसको हम कहते हैं कि FC एसाइलेशन है, FC एसाइलेशन। अब FC एसाइलेशन में होता है
कि एसाइल ग्रुप जो हमारे पास होता है 8C डबल बॉन्ड O जो है ये वाला ग्रुप, ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है एरोमेटिक कंपाउंड से। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स रिएक्शन बन जाते हैं। मैंने तो 4 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रेडल-कार्प रिएक्शंस होते हैं 2 में, तो टोटल 5 टाइप्स जो है वो रिएक्शंस हमारे पास बन जाते हैं। ये रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो हमारे पास किस तरह से होंगे। और हम आगे बढ़ते हैं तो जनरल मैकेनिज्म की इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो 3 बेसिक स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, और वो स्टेप्स जो हैं कुछ इस तरह से वक्फोजीर होते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास इसका जो जनरल मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ EASR। EASR का जो है जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, मैं जिस तरह मैंने बताया कि ये कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, ये होता है 3 स्टेप्स पे। तो ये 3 स्टेप्स मैकेनिज्म होता है। जो पहला स्टेप होता है उसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास स्टेप होता है। अब जरा यहां पर लॉजिक क्या है देख लें जरा। वैसे तो रिएक्शन वीक इलेक्ट्रोफाइल से भी हो सकता था, जिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन की जरूरत क्या है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हम कहते हैं कि इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है, या रिएक्शन जो इसका सबस्ट्रेट है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और आप जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। उनका जो ज़्यादा स्टेबिलिटी है उसी उसको हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। तो स्टेबल होने की वजह से इस पे अटैक जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल का मुश्किल होता है। अब वीक इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक नहीं कर सकता या वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है मुश्किल से अटैक करेगा, तो इसका मतलब है कि उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है दरकार होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या होते हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है उसकी ज़रूरत होगी। इस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होगी। अब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस तरह जनरेट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है कि जब वो जो रिएजेंट होता है वो रिएक्ट करता है किसी कैटलिस्ट के साथ, तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएजेंट है, और वो रिएजेंट है जो इसका 2 हिस्से होते हैं। एक उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है और दूसरा उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है। जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पर उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी एक पोलर रिएजेंट है, सिंपली इस तरह कंसिडर कर लें, एक पोलर रिएजेंट है। अब एक पोलर रिएजेंट जो है आप उसको ट्रीट करते हैं किसी कैटलिस्ट के साथ। वो कैटलिस्ट वेरी करता है, वो डिपेंड करता है फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा कैटलिस्ट के साथ। ये न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट के दरमियान एक किस्म का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। हम किसको कहते हैं कि ये एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास बन जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया ये अब कंपेरेटिवली क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज इट हैज़ कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, while this part of the reagent was partially positive charge. So it will also behave as electrophile, but it will be a weak electrophile compared to the species with complete positive charge. So now we get a strong electrophile. Let's proceed to the next step. Next step में ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये अटैक करता है किस चीज़ पे, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग पे। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ पर अटैक होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एरोमेटिक रिंग। जो एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे अटैक होगा, और बनेगा क्या वहाँ पर बनेगा हमारे पास एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या उसको हम कह सकते हैं एरिनियम आयन कहते हैं, क्योंकि ये
एरोमेटिक कंपाउंड से बना होता है, एरिनियम आयन उसको कहते हैं, और हम उसको कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। इसमें कोई उसमें नहीं, दो राय नहीं है, कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं, कार्बोकैटायन। तो आप उसको पाई सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आप उसको एरिनियम आयन कहते हैं, आप उसको कार्बोकैटायन कहते हैं, एक ही चीज़ होगी। अच्छा, ये बनता किस तरह से, ज़रा देख लें यहाँ पर। बनता कुछ यूँ है कि आपके पास ये जो कंपाउंड है, अगेन मैं बेंजीन रिंग कर लेता हूँ, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस तरह से। आप उसमें सर्कल अगर लगाना चाहते हैं तो भी लगा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है उससे करना चाहते हैं। और ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल भाई, वही जो वहाँ पर जो पहले स्टेप में जो है वो जनरेट हुआ था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका अटैक यहाँ पर होगा, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स हासिल हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से होगा, ये आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल और एरोमेटिक रिंग के कार्बन का बॉन्ड बन गया। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इस पाई बॉन्ड के, वो इस्तेमाल हुए हैं, इस रिंग ने इस्तेमाल किए हैं या इस कार्बन ने इस्तेमाल किए हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन भी वो इस्तेमाल हुआ है इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये क्या है, ये वही है जिसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या एरिनियम आयन कहते हैं, या कार्बोकैटायन कहते हैं। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, एरिनियम या कार्बोकैटायन होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कुछ यूं हैं, मैं यहाँ पर उसको ड्रा कर लेता हूँ। पहला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनता है वो तो ये हो गया। जो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनेगा तो उसमें ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, लिहाजा आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये E+ आ गया, ठीक है। एक और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, ये याद रहे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, डबल एरो से जो शो करते हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे। एक और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बन सकता है वो ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्लोज टू इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, वो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये आ गया आपके पास ये। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये 3 जो है आपके पास क्या है, ये 3 आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, किस चीज़ के, एरिनियम आयन के। तो हम कहते हैं कि एरिनियम आयन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करनी है, और वो ये है कि दिस एरिनियम आयन इज़ नॉट एरोमेटिक। ये एरिनियम आयन एरोमेटिक नहीं होता, ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। तो ये जो एरिनियम आयन होता है ये क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है, याद रहे, नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। सो इट विल हैव स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली लेस देन इट्स एरोमेटिक एंसेस्टर्स। जो उसका एरोमेटिक एंसेस्टर होता है उससे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, वो निस्बतन कम होगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये तो हो गया आपके पास दूसरा स्टेप। पहला स्टेप आपके पास हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग, या आप उसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या एरिनियम आयन, या कार्बोकैटायन भी आप उसको कह सकते हैं। जो थर्ड और फाइनल स्टेप होगा उसका क्या है, वो थर्ड और फाइनल स्टेप उसका होता है डीप्रोटोनेशन का, द लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय द एरिनियम आयन टू ए बेस। जो प्रोटॉन होते हैं, एरिनियम आयन जो है वो बेस को प्रोटॉन अपना एक लॉस कर लेते हैं, और इसी तरह से जो एरोमेटिक करेक्टर्स होते हैं वो भी रिस्टोर हो जाते हैं। तो हम तीसरा और आखिरी स्टेप इसका करते हैं, वो है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन क्या होगा, ये यहाँ पर लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन बाय द एरिनियम आयन टू ए बेस। एरिनियम आयन किसी बेस को, वो बेस सॉल्वेंट भी वहाँ पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हो सकता है, या वहाँ पर जो पाई कम्प्लेक्स आपके पास और इससे जो न्यूक्लियोफाइल है उससे कैटलिस्ट कम्प्लेक्स बना होता है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, और वो लॉस ऑफ प्रोटॉन किस तरफ होगा, किसको ये प्रोटॉन लॉस करेंगे, तो प्रोटॉन जो है उसको
बेस एक्सेप्ट करेगा, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लासा प्रोटॉन पे बेस होगा। मैं इस स्टेप को कर लेता हूँ। यहाँ पर आप आए और इसको इस तरह से कर लें डायग्रामेटिकली। यहाँ पर आपके पास ये आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपके पास क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ये आपके पास वो प्रोटॉन है जो अभी तक यहाँ पर अटैच है, मैंने यहाँ पर शो नहीं किया लेकिन ये प्रोटॉन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये होगा कि आप अगर ये जो आपके पास है NU है, नेगेटिव चार्ज है, और ये कैटलिस्ट के साथ जो है जो कॉम्प्लेक्स बना होता है, तो दिस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल catalyst complex is actually acting as base. It can accept a proton. It can donate the electron pair. ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ये लीवेस बेसिस हो जाते हैं। चूंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो ये लोरेब्रांस्टैंड बेसिस जो हो जाते हैं। तो यहाँ पर से ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस इस तरफ। तो आपके पास कैटलिस्ट जो कि रिस्टोर होना चाहिए, जो कोई जिसको उसकी कंपोजिशन अनचेंज रहनी चाहिए एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जो शुरू में आपने जिस तरह इस्तेमाल किया होता है उसी तरह से आपके पास कैटलिस्ट वापस आ जाना चाहिए। तो कैटलिस्ट आपके पास उसी तरह से वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो एक ही होगा कि एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर हो गए, आपके पास बेंजीन रिंग जो है वो वापस आ गया, एक तरह से वो एरोमेटिक कैरेक्टर्स वापस आ गए। दूसरी तरफ आपके पास बन गया H और NU का जो है एक बॉन्ड बन गया एक तरह से। ठीक है ना, ये उस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। और एक चीज़ और आ जाती है आपके पास कि आपका कैटलिस्ट जो है वो वापस रिस्टोर हो जाता है, यानी जो कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल किया था, इट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ टू रिएक्शन to the reaction, it facilitates the chemical reaction, but itself it remains unchanged at the end of reaction and can be recovered, और इस तरह से उसको हम वापस रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये वो पैटर्न है, ये पैटर्न तमाम रिएक्शंस फॉलो करते हैं। हाँ, वो हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो, तो ये सारे पैटर्न जो है वहाँ पर फॉलो होंगे। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको रेस कर लेता हूँ, फिर बात करेंगे हेलोजिनेशंस के या नाइट्रेशन सल्फोनेशंस के भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा करेंगे स्टेप वाइज करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से ये वीडियो जो है फिर हमारी लेंथी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर फिर सिर्फ हेलोजिनेशन की बात करूँ और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन की बात कर लें। अच्छा, तो जी अब बात करते हैं हेलोजिनेशन के हवाले से कि हेलोजिनेशन जो है वो किस तरह से प्रोसीड करता है। हेलोजिनेशन, पहले तो ये समझ लें कि हेलोजिनेशन होता क्या है। हेलोजिनेशन जो है, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं तो हेलोजिनेशन में होता है कि हेलोजन जो होता है, हेलोजन एनी हेलोजन, और वो हेलोजन क्या होता है, एक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हेलोजन जो है हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है उसको हम कहते हैं हेलोजिनेशंस कहते हैं। हेलोजिनेशंस किस तरह से होते हैं? हेलोजिनेशन के लिए जाहिर बात है जो रिएजेंट आपके पास होगा, रिएजेंट जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर हेलोजन होता है। ठीक है ना, अब ये हेलोजन जो है मतलब ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा कैटलिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो कैटलिस्ट कौन सा होगा? कैटलिस्ट हम कहते हैं कि कोई सा भी लीवेस एसिड जो होता है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। लीवेस एसिड में हमारे पास जो आम तौर पर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो वो या तो होते हैं FeCl3 जिसको हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड कहते हैं, या बाद औक़ात हम फेरिक ब्रोमाइड भी इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, इसके अलावा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये सारे जो है आपके पास क्या है, एक्चुअली ये आपके पास लीवेस एसिड है,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लीवियस एसिड कहते हैं। तो ये लीवियस एसिड होते हैं एक्चुअली आपके पास। अब रिएक्शन में बनता क्या है, ये तो हो गया रिएजेंट, इसका कैटलिस्ट। अब प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन में हम कहते हैं कि हेलो बेंजीन बनेगा या हेलोजेनेटेड एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे, हेलोजेनेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत से होते हैं, सिर्फ बेंजीन तो नहीं है, तो हेलोजेनेटेड इन केस ऑफ बेंजीन जो है आपके पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन हो जाएगा, हेलो बेंजीन। अब ये हेलो बेंजीन में ये होता है कि हेलो ग्रुप जो है कोई भी हो सकता है, मतलब ये क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, या मैंने आपके पास क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो है उसके प्रोडक्ट हो सकते हैं। रिएक्शन में एक रिएक्शन लिख देता हूँ कि रिएक्शन इस तरह से होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर मोर जनरल रिएक्शन लिखूँ, मैं जिक्र ना करूँ, मैं ये बात ना करूँ कि मैं कौन सा हेलोजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ कि ये आपके पास बेंजीन रिंग आ गया, ये हो गया आपके पास हेलोजन, हेलोजन के साथ इसका रिएक्शन होगा किस चीज़ की मौजूदगी में, FeX3 की मौजूदगी में। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपके पास ये हेलोजनेटेड बेंजीन बन जाएगा, ये आ गया हेलोजन, और यहाँ पर उसके पास बनेगा HX बनेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे हेलो बेंजीन कहेंगे, क्या कहेंगे, हेलो बेंजीन। ठीक है, ये हो गया हेलो बेंजीन। मिसाल के तौर पर अगर क्लोरीनेशन का अमल हम करते हैं तो क्लोरीनेशन के लिए क्या चाहिए होगा, क्लोरीनेशन के लिए हमें चाहिए होगा बेंजीन, उसको ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ और ये रिएक्शन होगा FeCl3 की मौजूदगी में। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा हेलो क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl बनेगा। तो ये हो गया आपके पास क्लोरोबेंजीन। नाम आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दें क्योंकि बाद औक़ात ये नाम जो है वो आपके पास आ जाते हैं, मतलब आईयूपैक नेमिंग में इस्तेमाल होते हैं, हमारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब मैकेनिज्म में अगर मैं डिस्कस करूं कि मैकेनिज्म इसका किस तरह होगा, तो आपने वही 3 स्टेप्स फॉलो करने। एक होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द pi इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग और फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरेनियमाइन और कार्बोकैटाइन, और तीसरा होगा उसका डीप्रोटोनेशन का। तो तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। तो जनरल मैकेनिज्म में लिख देता हूँ कि जनरल मैकेनिज्म इसका क्या होगा। जनरल मैकेनिज्म जो होता है, जनरल मैकेनिज्म, ठीक है। अब जनरल मैकेनिज्म में नाम नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन किस तरह होगा, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये क्लोरीन है। क्लोरीन आपके पास क्या होता है, नॉन पोलर होता है। लेकिन जब क्लोरीन जो है आप क्यूज की मौजूदगी में हो, किसी लीवियस बेस की मौजूदगी में हो, तो एसिड की मौजूदगी में हो, सॉरी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा क्लोरोनियम आयन आ जाएगा, और उसके अलावा FeCl4 नेगेटिव जो है एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपके पास, आयरन कॉम्प्लेक्स जो है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, वो भाई उसी का होता है, यानी बेंजीन रिंग का जो है उस पर अटैक होता है, किस चीज़ का, इस क्लोरोनियम आयन का। क्या बनता है यहाँ पे, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी आपके पास अल्टरनेट जो है डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ये वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जो हमने उसमें पढ़ा कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसके लिए लिख सकते हैं। तीसरा और आखिरी जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, उसमें ये जो एरिनियम आयन होता है ये अपना एक प्रोटॉन जो है वो लॉस कर लेते हैं, और ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ देता है, तो ये डबल बॉन्ड रिस्टोर हो जाता है। और यहाँ पर ये जो FeCl4 नेगेटिव है ना, इसमें ये रिएक्ट कर लेता है। एक्चुअली ऐसे सच तो नहीं कर सकता, लेकिन हम कहते हैं इसमें जो क्लोराइड आयन होता है उसके साथ ये कंबाइन हो जाता है, तो हमारे पास ये बन जाता है कुछ इस तरह के सिलसिले कि ये हो जाता है क्लोरोबेंजीन बन गया, ये हो गया HCl हो गया, और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वो कैटलिस्ट जो आपका इस्तेमाल हुआ था वो एज इट इज जो है वापस आ गया। ठीक है ना। अब इन तमाम का अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ
तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, देखिए ओवरऑल रिएक्शन में होगा जो कॉमन स्पीशीज़ हैं ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एरो आप उसको कैंसिल आउट कर लें और बाकी जितनी भी स्पीशीज़ रह जाती हैं उसको आप नीचे लिख लें, आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या है, फेरिक क्लोराइड है, यहाँ पर भी फेरिक क्लोराइड है, इसको कैंसिल आउट कर दें। उसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्लोरीनियम आयन है तो यहाँ पर भी क्लोरीनियम आयन है, इसको कैंसिल आउट कर लें, दोनों अपोजिट साइड पे हैं रिमेंबर। यहाँ पर आपके पास आयरेनियम आयन है तो यहाँ पर भी ये आयरेनियम आयन है, इसको भी कैंसिल आउट कर दें, हो गया। यहाँ पर आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है और ये भी न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इसको भी कैंसिल आउट कर दें। आपके पास जो चीज़ें रह जाती हैं तो एक रह गया आपके पास ये बेंजीन रिंग, एक आपके पास रह गया ये क्लोरीन मॉलिक्यूल और उसके अलावा प्रोडक्ट साइड पे आपके पास ये रह गया क्लोरोबेंजीन और उसके अलावा क्या रह जाता है HCl। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब ये ओवरऑल रिएक्शन और इसको आप देख लें वो एक ही है, ठीक है ना, ये जो मैंने पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये इसमें हमने मैकेनिज्म नहीं लिखा, यहाँ पर हमने मैकेनिज्म उसका लिख दिया है। दिस इज़ हाउ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन जो है वो प्रोसीड करता है। अगेन वही चार मतलब 3 जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हमारी वीडियोस वो होगी हमारी नाइट्रेशन सल्फोनेशन के हवाले से, फ्रीडरकार्फ अल्काइलेशन और एसाइलेशन के हवाले से। थैंक यू सो मच।